अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां बाज मकामात पर जमीन से दहाइयों से आग निकल रही है, जहां लोग खाम तेल से गुस्ल करते हैं, जहां एक ऐसा फूल पाया जाता है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो 5 वक्त अजान सुनकर खुल जाता है, और जहां के बाज इलाके देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी यूरोपीय मुल्क में आ गए हों। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं। आखिर पाकिस्तानियों को यहाँ इतनी इज्जत क्यों दी जाती है? पाकिस्तानी घर बैठे बगैर किसी एजेंट के उस मुल्क का वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं? हर साल लाखों सयाह उस मुल्क का रुख क्यों करते हैं? क्या ये यूरोप से सस्ता है या महंगा? उस मुल्क के वो कौन से हैरत अंगेज मकामात हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? क्या बाकू के अलावा भी यहाँ ऐसी खूबसूरत जगह मौजूद है जो आपको हैरान कर दें? यहाँ के लोग किस तरह की जिंदगी गुजारते हैं? क्या खाते और पीते हैं? उनकी शादियाँ किस अंदाज में होती हैं? इनके रस्म रिवाज, त्योहार और सकाफत कैसी है? उस मुल्क की तारीख क्या कहती है? और आखिर वो कौन सी वजह है कि पाकिस्तान ने आज तक इस मुल्क की वजह से आर्मीनिया को तस्लीम नहीं किया? और आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी बिना पर इस मुल्क को लैंड ऑफ फायर कहा जाता है? जी हाँ, आज बात होगी आज़रबाईजान की। हम बताएंगे इस सरजमीन के मुताल्लिक वो बातें जिनसे आज की नई नस्ल नाआशना है। वैसे तो बराज़म खुश्की से मुराद एक बहुत बड़ा लैंड मैस होता है, जहां 2 बराज़मों के दरमियान आम तौर पर समंदर हायल होता है जो उन्हें अलग कर देता है। मगर यार, एशिया और यूरोप का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये दोनों बराज़म मुख्तलिफ जगहों पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई बड़ा समंदर उनके दरमियान हायल नहीं। इन दोनों बराज़मों के इस मुल्हका इलाके को यूरेशिया कहा जाता है। ये एक सुपर कॉन्टिनेंट की तरह है जहां एशिया और यूरोप कुदरती तौर पर एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। आज़रबाईजान बिल्कुल इसी यूरेशिया के कल्ब में वाक़ है, यानी एक ही मुल्क में तुम्हें एशिया और यूरोप दोनों के रंग नजर आते हैं। 95% हिस्सा एशिया का और 5% यूरोप का। आज़रबाईजान का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान। इसका नाम फारसी और तुर्की जुबानों से निकला है। आज़र का मतलब है आग और बाईजान का मतलब है उसकी हिफाजत करने वाले, यानी आग की हिफाजत करने वालों का मुल्क। इसकी वजह यह है कि तकरीबन 550 कब्ल मसीह में अकमेंडस सल्तनत ने इस खित्ते को फतह किया था। इसके बाद यहाँ मजूसी मजहब यानी ज़रतश्तीत बहुत फैला, जो आग की पूजा करता था। आज भी वहाँ के कई मकामात पर कदीम आग के मंदिर और अबदी शोले जलते नजर आते हैं। रकबे की बात करें तो ये 86,600 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और दुनिया के ममालिक में 114वें नंबर पर आता है। इसका सबसे ऊंचा पहाड़ बाजार दोजू है, जो 4,466 मीटर बुलंद है। वहां पहुंचकर जो व्यू मिलता है ना यार, बात ही अलग है। आज आज़रबाईजान की आबादी तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख के करीब पहुंच चुकी है। मुल्क की आबादी में 91.6% आज़री, बाकी लेज़गन, रूसी, आर्मेनी, तालिश और दीगर नस्लें शामिल हैं। मजहबी तकसीम की बात करें तो तकरीबन 80% आबादी शिया है, 15% सुन्नी, 4% ईसाई और बाकी दीगर मज़ाहिब के लोग। लेकिन अमली तौर पर मजहब यहाँ ज्यादातर जाती मामला है, पब्लिक लाइफ में कम नजर आता है। मशरिक में बड़ा सा बहरा कज़वीन है, शुमाल में रूस, शुमाल मगरिब में जॉर्जिया और तुर्की, जुनूब में ईरान और मगरिब में आर्मीनिया। 1994 में आर्मीनिया ने इसके कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था और अक़वाम मुत्तहिदा आज तक इस पर कुछ खास नहीं कर सकी। ये बात अब भी लोगों के जहनों में ताज़ा है। यहाँ की अक्सरियत आज़री ज़बान बोलती है। जैसे हिंदी बोलने वाला उर्दू आसानी से समझ लेता है, बिल्कुल वैसे ही तुर्की बोलने वाला आज़रबाईजानी ज़बान बगैर किसी मुश्किल के समझ सकता है। इसके अलावा जॉर्जियन, आर्मीनियन, रूसी, तालिश और कई दूसरी ज़बानें भी यहाँ बोली जाती हैं, अलबत्ता उनकी तादाद कम है। टाइम जोन के लिहाज से ये पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे और इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है। सबसे अजीब बात यह है कि लोगों का मानना है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती यहीं कहीं डूबी थी। उन्होंने एक कबीले का नाम भी नूह रखा हुआ है। अब आते हैं दारुल हुकूमत बाकू की तरफ। दोस्तों, कैस्पियन समंदर के किनारे बसा हुआ यह कदीम शहर बाकू असल में बहुत दिलचस्प तारीख रखता है। मुसलमानों ने उसे पहले हवाओं का मारा शहर का नाम दिया था, जो जमाने के साथ साथ बिगड़कर बाकू बन गया। बाकू को दुनिया के सबसे निचले दारुल हुकूमतों में शुमार किया जाता है, क्योंकि ये समंदर की सतह से नीचे वाक़ है। अगर आप बाकू आ रहे हैं तो टैक्सी ड्राइवर्स और सिम कार्ड बेचने वालों की बाज़ चालाकियों से मोहतात रहें। एयरपोर्ट से बस सिर्फ तकरीबन $2 में आपको सिटी सेंटर पहुंचा देती है। यहाँ पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट्स की भी बड़ी तादाद मौजूद है, क्योंकि हजारों पाकिस्तानी और इंडियन यहाँ कारोबार कर रहे हैं। एक हॉस्टल में रिहाइश तकरीबन $15 से $20 में मिल जाती है, जबकि एक वक्त का खाना $5 से $8 में बाआसानी खाया जा सकता है। यार, बाकू आजकल दुनिया के सबसे बोल्ड और मॉडर्न शहरों में से एक बन चुका है। जदीद इमारतें, चमकती सड़कें और रात को इसकी लाइटिंग देखकर लगता है जैसे कोई फ्यूचर सिटी हो। जदीद तर्ज तामीर और साफ सुथरी सड़कों की वजह से सयाहों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। ये आज़रबाईजान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है।
यहाँ लड़कियां आमतौर पर फैशनेबल यूरोपीय लिबास पहनती हैं। पर्दे का रिवाज तकरीबन बिल्कुल नहीं है। अगर तुम उनके टीवी चैनल्स देख लो तो लगता ही नहीं कि ये किसी मुसलमान मुल्क के चैनल है। लाइफस्टाइल बहुत ओपन और मॉडर्न है। अलबत्ता यहाँ 1000 से ज्यादा एड्स के मरीज भी मौजूद है, जो एक हकीकत है। अब सबसे मजे की बात जो लोग पूछते रहते हैं, यहाँ खाम तेल से गुस्ल क्यों किया जाता है? भाई, अज़रबैजान दुनिया का वो मुल्क है जहाँ 1847 में पहली बार कमर्शियल तौर पर खाम तेल निकाला गया था। यहाँ के खास तेल को नफ्तालान कहते हैं। मौसम बहार और खिजा में यहाँ के होटल महीनों पहले बुक हो जाते हैं, क्योंकि सयाह खास तौर पर नफ्तालान गुस्ल का तजुर्बा करने आते हैं। लोगों का कहना है कि ये तेल 70 से ज्यादा बीमारियों में फायदा करता है। जोड़ों के दर्द, जल्द के मसाइल, तनाव, यहाँ तक कि कुछ दायमी बीमारियों में भी रिलीफ मिलता है। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 12वीं सदी की बात है। एक कारवां का ऊंट शदीद बीमार हो गया। कारवां वालों से छोड़कर आगे बढ़ गए। वहां तेल के कुदरती चश्मे थे। बीमार ऊंट उन तेल के तालाब में गिर गया। कई हफ्ते बाद जब कारवां वापस आया तो वो ऊंट बिल्कुल तंदुरुस्त, चमकदार जल्द वाला खड़ा था। तब से लोगों ने इस तेल को आबे शिफा मान लिया और नहाना शुरू कर दिया। लोग इसे नफ्तालान थेरेपी कहते हैं और बहुत से जदीद स्पा सेंटर्स बन चुके हैं। बाकू की सबसे आइकनिक और जदीद तरीन इमारत फ्लेम टावर्स है। रात को जब ये रोशन होती है तो लगता है जैसे आसमान में 3 बड़ी आग की जबानें उठ रही हों। ये बाकू की जदीदियत की सबसे बड़ी मिसाल है। अब सुनो, यहाँ का सबसे बड़ा और रंगारंग त्योहार है जश्न नौरोज। ये मजूसी कैलेंडर के मुताबिक आतिश परस्तों का नया साल होता है। उस दिन पूरी फैमिली इकट्ठी होती है। साल भर की कहानियां सुनाई जाती हैं, खुशियां शेयर की जाती हैं। नए साल की रात एक दूसरे पर पानी फेंका जाता है ताकि पिछले साल की सारी सख्तियां और बुरी बातें धुल जाएं। पहले दिन खास तौर पर 7 मुख्तलिफ किस्म के पकवान बनाए जाते हैं। पूरे जश्न के दौरान घर का दरवाजा खुला रखा जाता है। मतलब ये है कि घर वालों के लिए हर वक्त खुशामदीद है। रात को आग या लाइट्स जलाई जाती हैं। अगर ना जलाएं तो इसे बदशगुनी समझा जाता है। लोग आग के गिर्द हाथ में हाथ डालकर रक्स करते हैं और आग के ऊपर से 7 बार छलांग लगाते हैं। इनका यकीन है कि आग आने वाली तमाम मुश्किलात को जलाकर राख कर देगी। जश्न के दिनों में मेज पर शीशे के सामने चिराग या किंडल जलाया जाता है। शीशा उनके लिए खुशी की अलामत है और आग इस खुशी की हिफाजत करती है। बच्चे मजे की बात करते हैं। वो खाली बैग या टोपी लेकर घर के बाहर रख देते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं और छुप जाते हैं। घर वाले इन बैगों में तोहफे रख देते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? अपने भाई को कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से कर लें। दोस्तों, अब असल सवाल ये है कि आजकल लोग अज़रबैजान की तरफ सयाहत के लिए क्यों भागे जा रहे हैं? सबसे बड़ी वजह है उसका सस्ता वीजा। सिर्फ $30 में वीजा मिल जाता है और वो भी ऑनलाइन। ए वीजा सिस्टम बहुत आसान है। रोड के जरिए भी जा सकते हो, जो बजट वालों के लिए बहुत मुनासिब पड़ता है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि नौजवान खास तौर पर यूरोप जाने के रास्ते के तौर पर अज़रबैजान इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकू एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन वाले पासपोर्ट देखते ही अंदाजा लगा लेते हैं कि ये यूरोप जाने वाला है या नहीं, और फिर इस हिसाब से पैसे मांगते हैं। ये रिश्वत का एक तल्ख हकीकत है। पाकिस्तान और इंडिया के बहुत से नौजवान यूरोप पहुंचने के चक्कर में बाकू आते हैं और वहां से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से हुक्काम अलर्ट रहते हैं। औज़री हुक्काम को पूरी खबर है कि ये लोग असल में क्या चाहते हैं। अगर हमारे अपने मुल्क के हालात ठीक होते, नौजवानों को रोजगार और बेहतर मुस्तकबिल मिलता, तो शायद ये मुश्किल रास्ता इख्तियार ही ना करते। लेकिन हकीकत ये है कि बहुत से लोग ख्वाब पूरे करने के लिए ये जोखिम मोल लेते हैं। और यार, एक बात जो सबसे ज्यादा हैरान करती है, अगर आप अज़रबैजान के किसी भी आम शहरी से मिलें, उसकी ड्रेसिंग, बात करने का अंदाज, लाइफस्टाइल देखें, तो आपको बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होगा कि ये मुसलमान मुल्क के लोग हैं। लड़कियां तो बहुत मॉडर्न और ओपन हैं। लड़के भी यूरोपीय फैशन फॉलो करते हैं। पार्टी कल्चर, शराब और फ्री मैक्सिंग बिल्कुल नॉर्मल है। टीवी, सोशल मीडिया और रोजमर्रा जिंदगी देखकर लगता है जैसे ये कोई सेकुलर यूरोपीय मुल्क हो। मजहब यहाँ ज्यादातर नाम का रह गया है। लोग ज्यादातर सकाफती और जदीद तर्ज जिंदगी गुजारते हैं। अगर आप बाकू की सड़कों पर चलते हो या उनकी जबरदस्त अंडरग्राउंड मेट्रो में घूम रहे हो, तो जगह जगह शराब के ठेले और बारिज नजर आएंगे। शराब यहाँ पानी से भी सुस्ती है, कोई बड़ी बात नहीं। रात को सरे बाजार खुले आसमान तले डांस फ्लोर लगते हैं। मौसीकी गूंजती है और लोग बेतकल्लुफ रक्स करते हैं। शराब खानों और नाइट क्लबों में नौजवान लड़कियों का प्रोफेशनल डांस एक मुकम्मल इंडस्ट्री बन चुका है। कुछ पाकिस्तानी और इंडियन लड़के माएं बहनों का जेवर बेचकर, घर की जमीन या माले मवेशी फरोख्त करके यहाँ आए थे कि हलाल कमाई करेंगे, कुछ पैसे बचाकर घर भेजेंगे। मगर यहाँ पहुंचकर वो हुसैनाओं की जुल्फों में फंस गए। बहुत से लड़के इसी दिलदारी और पार्टी कल्चर में फंसकर अपना सब कुछ हार बैठे। यहाँ खवातीन बहुत एक्टिव है। वो दुकानें चलाती हैं, बड़ा कारोबार करती हैं, ड्राइविंग करती हैं, हर फील्ड में मर्दों के बराबर है।
खाना पीना, लाइफस्टाइल सब कुछ 100% रूसी तर्ज का है। बुरिश्त, कबाब, सलाद, वाइन सब कुछ इन्हीं के अंदाज में। हुकूमत का निज़ाम नीम सदारती है। आइन के मुताबिक ये मुल्क सेकुलर है, इस्लामी मुल्क नहीं। मौजूदा सदर इल्हाम अलीफ हैं जो काफी अरसे से इख्तदार में हैं। अज़रबैजान को तरबूज का घर भी कहा जाता है। यहाँ तरबूज इतना मीठा होता है कि लोग उसे मक्खन और ब्रेड के साथ खाते हैं। अजीब सा कॉम्बिनेशन, मगर लोगों को बहुत पसंद है। और सबसे ज्यादा चलने वाली चीज है कहवा। यहाँ का कहवा जाम के साथ या आइसक्रीम डालकर पीना एक अलग ही मजा है। अज़रबैजान का कौमी झंडा बहुत खूबसूरत और मानी खेज है। 3 उफ़क़ी पट्टियों पर मुश्तमिल है। ऊपर नीला, दरमियान सुर्ख और नीचे सब्ज। बीच में सफेद हिलाल और 8 कोनों वाला सितारा बना हुआ है। नीला रंग इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये मुल्क यूरोप का भी हिस्सा है। सुर्ख रंग और सितारा तुर्क नस्ल और तारीख की याद दिलाता है, जबकि सब्ज रंग इस्लाम की सरजमीन होने की निशानी है। जब हवा में लहराता है तो बड़ा ही शानदार लगता है। मुआशी हालात यहाँ काफी अच्छे हैं। लोग खुशहाल नजर आते हैं, कारों में घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं और लाइफ एंजॉय करते हैं। तालीम की शरह तकरीबन 99.8% है। एक अजीब बात यह है कि ये लोग बहुत ज्यादा तवाहुम परस्त हैं। इनके कुछ अजीब व गरीब अकायद हैं जो आज भी फॉलो किए जाते हैं। मसलन रात के वक्त किसी को पैसे या रोटी कर्ज नहीं देनी चाहिए, वरना बरकत खत्म हो जाती है। अगर कैंची के ब्लेड खुले रख दो तो लगता है जैसे मौत को दावत दे रहे हो। और अगर रास्ते में किसी ऐसे शख्स से सामना हो जाए जिसके हाथ में खाली बाल्टी हो तो समझ लो कि दिन बुरा गुजरने वाला है। ये सब तवहुमात अब भी घरों में चलते हैं। बेरोजगारी की शरह तकरीबन 13.4% के करीब है, जो इतनी कम नहीं, मगर तेल की आमदनी की वजह से लोगों की हालत काफी बेहतर है। अब एक दिलचस्प जगह की बात करते हैं, कारपेट म्यूजियम। इसकी इमारत खुद एक लिपटे हुए कालीन की शक्ल में बनी है। देखते ही अजीब लगती है। अज़रबैजान कालीनों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, इसीलिए ये म्यूजियम बहुत खास है। इसके बिल्कुल सामने एक छोटी सी वीनस बनाई गई है, जिसे लिटिल वीनस कहते हैं। तंग तंग नहरें, खूबसूरत पुल, पानी के ऊपर छोटी राहदारियां, बिल्कुल यूरोप की वीनस जैसा माहौल। ये सारा इलाका बहरे कज़वीन के किनारे है। रात को लाइट्स जलती हैं तो बहुत रोमांटिक हो जाता है। आसपास रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की जगहें भरी पड़ी हैं। और सबसे मजे की बात, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा KFC है। हाँ यार, वाकई सयाह खास तौर पर इसे देखने और खाने आते हैं। बड़ा शानदार और लग्जरी अंदाज में बना हुआ है। लोग यहाँ मेहमान नवाज भी बहुत है। बहुत से लोग सयाहों को अपने घर का कमरा किराए पर देते हैं और साथ ही घर का खाना भी खिलाते हैं, अच्छी बातें करते हैं। अज़रबैजान सिर्फ तेल और खूबसूरत शहरों की वजह से ही मशहूर नहीं, बल्कि दुनिया भर में अपने आला क्वालिटी के कपास और रेशम के लिए भी बहुत जाना जाता है। यहाँ का रेशम इतना नरम और खूबसूरत होता है कि लोग खास तौर पर खरीदने आते हैं। अज़रबैजान के लोगों की औसत उम्र 73 साल है, यानी लोग यहाँ निस्बतन सेहतमंद और लंबी जिंदगी गुजारते हैं। मईशत का सबसे बड़ा सहारा तेल और गैस है। साथ ही ज़राअत भी अच्छी खासी चल रही है। तेल की बरामदात से जो कमाई होती है, इसी से मुल्क चलता है। अब सबसे हैरान कुन बात, दुनिया भर के मिट्टी के आतिशफिशाहों का तकरीबन आधा हिस्सा सिर्फ अज़रबैजान में है। यहाँ के कुछ इलाकों में मिट्टी के आतिशफिशां खुद ब खुद धुआं उगलते रहते हैं। मुल्क में 30 एयरपोर्ट्स हैं, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मिलाकर। 2 एयरलाइंस चल रही हैं, 35 तैयारे रजिस्टर्ड हैं और हर साल तकरीबन 19 लाख मुसाफिर उनके जरिए सफर करते हैं। रेलवे लाइन भी 3000 किलोमीटर से ज्यादा है। सबसे बड़ी बंदरगाह बाको पोर्ट है, जहां से ज्यादातर ऑयल की बरामद होती है। अगर तुम मुल्क के अंदर घूमना चाहो तो बाको मेट्रो बहुत आसान और तेज है। मनी टैक्सियां भी बहुत है, बस किराया पहले ही तय कर लेना, वरना बाद में झगड़ा हो सकता है। मौसम का हाल ये है कि यहाँ सर्दी में -33 डिग्री तक जमने लगता है, जबकि गर्मी में 46 डिग्री तक चढ़ जाती है। मौसम बहुत इंतहाई है। अब एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, कुछ देहाती आज़री अब भी कदीम जमाने के कब्ल इस्लाम के तवहम परिस्ताना अकायद मानते हैं। वो आग, बड़े दरख्तों और खास पत्थरों की पूजा करते हैं। ये रिवायात अब भी दूर दराज के गाँव में जिंदा है। मुल्की GDP $172 बिलियन के करीब है और फीकस आमदनी सालाना $17,500 है, यानी दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक से बेहतर सतह है। आज़री करेंसी का नाम मनात है। एक मनात तकरीबन 163 पाकिस्तानी रुपए और 56 इंडियन रुपए के बराबर है। इसकी शक्ल, साइज, रंग और फ़ॉन्ट देखकर लगता है जैसे यूरो हो। बहुत साफ सुथरी और जदीद लगती है। माशी तौर पर यह मुल्क तेल और गैस पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करता है। तकरीबन 2/3 आमदनी इन्हीं से आती है। इसके अलावा सोना, चांदी, लोहा, तांबा और दीगर मादनियात भी मईशत को सपोर्ट कर रही हैं। मुल्की रकबे का 55% हिस्सा काबिल काश्त है। यहाँ अंगूरों की बहुत बड़ी काश्त होती है और उनसे बनने वाली शराब रूस और आसपास के ममालिक में बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होती है। गंदम,
आलू, चकंदर, कपास और तंबाकू भी अहम फसलें हैं। लाइव स्टॉक, डेयरी प्रोडक्ट्स और माहीगीरी भी मईशत का अहम हिस्सा है। अगर हम सियाहत को नजरअंदाज कर दें तो मुल्की मईशत के साथ नाइंसाफी होगी। काराबाख जंग के बाद आज़रबाईजान ने दुनिया भर में एक नई पहचान बनाई है। इसके अजायब घर, इस्लामी विरसा, सकाफत और दिलकश पहाड़ी इलाके सयाहों को पागल कर देते हैं। बाकू और इसके साहिली इलाके तेजी से एशिया के दूसरे बैंकॉक बनते जा रहे हैं। रात की लाइफ, खूबसूरत इमारतें और कैस्पियन का खूबसूरत व्यू देखकर दिल खुश हो जाता है। आज़री लोग पैन केक बहुत शौक से खाते हैं। चाय के साथ मीठा खाना उनका पसंदीदा है, खास तौर पर जाम और शहद वाला। दिन में 2 से 3 बार चाय पीना उनकी रोजमर्रा आदत है। काराबाख के घोड़े अपनी खूबसूरती और रफ्तार की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। आज़री लोग सोने के दांत लगवाने के बहुत शौकीन हैं। बाज लोग अपने सही दांत निकलवाकर भी सोने के लगवा लेते हैं। फ्री स्टाइल रेसलिंग उनका कौमी खेल है। इसके अलावा स्कीइंग, रॉक क्लाइंबिंग, बॉक्सिंग, फुटबॉल, रग्बी, वॉलीबॉल और शतरंज भी बहुत मकबूल है। पर्शियन आयरन वुड उनका कौमी दरख्त, अनार कौमी फल, काराबाख हारिस कौमी जानवर, कज़वीनी कोर कौमी परिंदा और जरबीरा कौमी फूल है। यहाँ गैस के बड़े ज़खायर हैं। कई जगहों पर कुदरती गैस खुद ब खुद निकलती रहती है और कुछ मकामात पर आग बरसों से मुसलसल जल रही है। 400 से ज्यादा मुड वोल्केनोज, कीचड़ के आतिशफिशां यहाँ मौजूद है, जो सयाहों की बड़ी दिलचस्पी का बायस है। आज़ादी से पहले रूसी जबान तालीम का बड़ा हिस्सा थी। अब रूसी और अंग्रेजी दूसरी और तीसरी जबान के तौर पर पढ़ी जाती हैं। पुरानी नस्ल तो रूसी पर मुकम्मल उबूर रखती है, मगर नई नस्ल का रुझान अंग्रेजी की तरफ ज्यादा है। अगर इस सरजमीन की गहरी तारीख पर नजर डालें तो ये इलाका कदीम जमाने में कफकाजी अल्बानिया के नाम से मशहूर था। इसे अरान भी कहा जाता था। 5वीं सदी कब्ल मसीह में यहाँ आग के पुजारियों यानी जरतश्तियों ने हुकूमत कायम की थी। 4वीं सदी कब्ल मसीह में जब सिकंदर आजम आया तो इसके बाद यहाँ और आसपास के इलाकों में एक मजबूत ममलिकत वजूद में आई। फिर अरब उमवी खुलफा ने सासानियों और बाजंतीनियों को शिकस्त देकर इस खित्ते को फतह कर लिया। अब्बासियों के जवाल के बाद ये सालारियों के कब्जे में चला गया। 11वीं सदी के शुरू में तुर्क कबाइल ने यहाँ मजबूती से कब्जा जमाया। इसके बाद अमीर तैमूर का दौर आया, जो बड़ा ताकतवर हुक्मरान था। अमीर तैमूर की वफात के बाद ये इलाका 2 मुख्तलिफ रियासतों में तकसीम हो गया। फिर ये शीरवान शाहों के पास आया, जिन्होंने 861 ईस्वी से 1539 ईस्वी तक तकरीबन 700 साल तक यहाँ हुकूमत की। अब एक अहम बात बताता हूँ। 15वीं सदी से पहले आज़रबाईजान सुन्नी अक्सरियती मुल्क था। 16वीं सदी में जब शाह इस्माइल सफवी ने इक़्तिदार संभाला तो उसने शिया मजहब को जबरदस्ती फैलाने के लिए बहुत जुल्म किया। अल्लाह की पनाह, जो लोग शिया नहीं बने उन्हें सख्त सजाएं दी गईं। सिर्फ वही लोग बच्चे जिन्होंने शिया मजहब कबूल कर लिया। इसी वजह से आज भी यहाँ शिया अक्सरियत है। 1918 में रूस ने इस खित्ते पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 70 साल तक ये सोवियत यूनियन की गुलामी में रहा। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा, अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद कमजोर हो चुका था, तो आज़रबाईजान को बिल आखिर आज़ादी मिली। इसे सबसे पहले तस्लीम करने वालों में पाकिस्तान और तुर्की सरफहरिस्त थे। आलमी बड़ी ताकतों ने आर्मीनिया की पुश्तपनाही की, जबकि इस्लामी ममालिक ने आज़रबाईजान का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान ने हमेशा से आज़रबाईजान का साथ निभाया है। दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी ताल्लुकात भी बहुत गहरे हैं। अब तक पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने आज़रबाईजान की खातिर आर्मीनिया को तस्लीम नहीं किया। दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक हैं जिन्हें पाकिस्तान ने अभी तक तस्लीम नहीं किया, एक आर्मीनिया और दूसरा इसराइल। आज़रबाईजान के लोग 30 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे बड़े जोश और खरोश से मनाते हैं। दोस्तों, बाकू के अलावा अगर कोई शहर वाकई देखने के लायक है तो वो गुंजा है। ये आज़रबाईजान का दूसरा सबसे बड़ा और इंतहाई तारीखी शहर है। बाकू से तकरीबन 360 किलोमीटर के फासले पर वाक़ ये शहर आर्मीनिया की सरहद के बिल्कुल करीब वाक़ है। गुंजा एक खूबसूरत, पुरसुकून और तारीखी माहौल रखने वाला शहर है, मगर बदकिस्मती से ज्यादातर सयाह सिर्फ बाकू ही देखते हैं और गुंजा के बारे में कम जानते हैं। जो लोग यहाँ आते हैं उनका कहना है कि बाकू की चमक दमक के बाद गुंजा एक अलग ही सुकून, सादगी और तारीखी हुस्न का एहसास देता है। यहाँ की सबसे मशहूर जगह इमामजादा का मज़ार है, जो एक बड़ी और खूबसूरत मस्जिद के इहाते में वाक़ है। लोग दूर दूर से यहाँ ज़ियारत के लिए आते हैं। इस इमारत का फन तामीर बेहद दिलकश है और रात के वक्त रोशनियों में इसकी खूबसूरती मजीद निखर जाती है। गुंजा की एक और मुनफरिद पहचान बोतल हाउस है, जो पुरानी शीशे की बोतलों और छोटे छोटे पत्थरों से तामीर किया गया है। ये घर देखने वालों को हैरान कर देता है और आज भी सयाहों के लिए एक मुनफरिद कशिश रखता है। गुंजा की आबादी तकरीबन 3.5 लाख के करीब है। यहाँ का माहौल बाकू के मुकाबले में ज्यादा पुरसुकून, कुदरती और रिवायती महसूस होता है। पुरानी तर्ज की गलियां, तारीखी इमारतें और लोगों का रिवायती अंदाज इस शहर को एक अलग शनाख्त देते हैं।
नख्चीवान आज़रबाईजान का एक खुद मुख्तार इलाका है जो मुल्क का हिस्सा तो है लेकिन मरकजी आज़रबाईजान से अलग वाक़े है। इसके इर्द गिर्द आर्मीनिया समेत दीगर सरहदी इलाके मौजूद हैं। इसी वजह से इसे एक एक्सक्लूव कहा जाता है, यानी ये ज़मीनी रास्ते से बराह रास्त मरकजी आज़रबाईजान से मुंसलिक नहीं। ये इलाका अपनी कदीम तारीख की वजह से भी ख़ास अहमियत रखता है। यहाँ के बहुत से लोग ये अकीदा रखते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का इंतकाल इसी इलाके में हुआ था। नख्चीवान शहर के करीब एक मकाम को उनसे मंसूब किया जाता है जहाँ उनका मज़ार मौजूद है। मकामी रिवायात के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी इसी खित्ते के करीब अरारात के पहाड़ी सिलसिले में आकर रुकी थी। तारीखी एतबार से इन रिवायात पर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मकाम अकीदत, तारीख और सयाहत के एतबार से ख़ास अहमियत रखता है। इस मुल्क की तरक्की में तालीमी निज़ाम का बहुत बड़ा हाथ है। इब्तिदाई और सानवी तालीम मुकम्मल तौर पर मुफ्त है और गरीब तुलबा को हुकूमत वज़ाइफ भी देती है ताकि कोई तालीम से महरूम न रहे। जैसे कुछ अरसा पहले पाकिस्तानियों में तुर्की का बहुत जोर था, बिल्कुल इसी तरह पिछले चंद सालों से आज़रबाईजान का रुझान बढ़ा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा सहूलत बहुत आसान है। घर बैठे कंप्यूटर या फ़ोन से अप्लाई कर लो, 2 से 3 दिन में वीज़ा मिल जाता है। अलबत्ता अभी भी बहुत से ट्रैवल एजेंट्स लोगों को धोखा दे रहे हैं। वो लोगों को खूबसूरत ख्वाब दिखाते हैं कि जल्द ही आज़रबाईजान यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने वाला है, वहां जाकर यूरोप का रास्ता आसान हो जाएगा, और इस तरह लोगों से भारी फीस वसूल करते हैं। कुछ अनासिर तो इस बात पर लगे हुए हैं कि पाकिस्तानियों के लिए ये आसान वीज़ा सहूलत खत्म करवा दी जाए ताकि आज़रबाईजान का वीज़ा भी यूरोपीय ममालिक जैसा मुश्किल हो जाए। टूरिज्म के लिए तो बहुत अच्छा मुल्क है, मगर बड़े ख्वाब देखकर मत जाना। तो ये थी आपके अपने चैनल शायान इन्फो टीवी की आज की वीडियो। आखिर में आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने भाई से पर्सनली बात भी कर सकते हैं। ऐसी ही सैरो सयाहत से भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।